तो पिछले क्लास में फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमने डिफ्यूजन समझा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे जैसे दो सब्सटेंस की बात करते हैं, दो सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, दूसरे में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, और इन दो सॉल्यूशन को अगर हम किसी थिन मेम्ब्रेन से, छन्नी से अगर हम कांटेक्ट में लाएं तो मैं बोल रहा था कि अगर ऐसे दो सॉल्यूशन को अगर हम किसी थिन मेम्ब्रेन के से पास करें तो जहां पे जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है वो उस सॉल्यूशन के में फ्लो होगा जहां पे सोल्यूट की क्वांटिटी कम, वाइस वर्सा। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट फ्लो होगा जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है। तो ये कहलाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है जहां पे जो क्वांटिटी ज्यादा है कम क्वांटिटी की तरफ मूव करे, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। तो ऑस्मोसिस में क्या करते हैं? ऑस्मोसिस में हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे हम सोल्यूट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो क्या होगा? केवल सॉल्वेंट फ्लो होगा। ठीक है, तो केवल सॉल्वेंट फ्लो हो रहा हो। जैसे कि वाटर को फिल्टर करना है, तो वाटर को फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल सी लेट से कपड़ा या छन्नी ले लेते हैं और छन्नी से पानी डालेंगे। तो क्या करेगा? छन्नी क्या कर रहा है? जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, है ना, छोटे पार्टिकल शायद पास हो जाए, बड़े बड़े पार्टिकल को वो वहां पे रोक लेता है। तो अगर हम माने कि जो डस्ट पार्टिकल है बड़े बड़े, वो अगर सोल्यूट है और जब उसको छन्नी से पास कर रहे हैं तो वो सोल्यूट वहीं रुक जा रहा है, तो दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सोल्यूट, लेकिन सॉल्वेंट तो फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हम समझेंगे वाटर फिल्टर। जो पहला एग्जांपल दिया वो क्या था? सिंपल सा छन्नी दिया, उससे पानी डाल रहे थे, पर उससे कई बार ऐसा होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो वाटर के साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर हम वाटर फिल्टर लें, वाटर फिल्टर में दो कंटेनर होते हैं, एक में जो टंकी का पानी आ रहा है और दूसरे में वो पानी फिल्टर होके आ रहा है, फिल्टर होगा जिसके थ्रू एक पाइप आएगी और पाइप से हम पानी को ग्लास में या बॉटल में भरेंगे। तो अब यहां पे ये जो दो कंटेनर हैं, ये दोनों कंटेनर एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय अ थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। छन्नी की तरह होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें देखिए, जो एक बॉटल है जिसमें गंदा पानी है वो सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल वो डिसॉल्व है, और दूसरा जो फिल्टर हो रहा है उसमें सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है, मतलब प्योर वाटर का जो कंटेनर है उसमें डर्टी वाटर के कंटेनर से प्योर वाटर फिल्टर होके जा रहा है। लेकिन ये कब तक जाएगा? जब तक जो गंदे पानी का सॉल्वेंट है उसका लेवल साफ पानी के सॉल्वेंट का लेवल के बराबर हो जाए। लेवल मतलब दोनों जगह उतना ही सॉल्वेंट रहे। जैसे ही साफ पानी का सॉल्वेंट बढ़ेगा वो गंदे पानी की तरफ आने लगेगा एज पर डिफ्यूजन प्रोसेस। क्योंकि डिफ्यूजन क्या बोल रहा था? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना चाहिए। तो अब क्या होगा? जो साफ पानी है वो गंदे पानी की तरफ फ्लो होना शुरू कर देगा, दो कंटेनर जो पास में रखे। पर हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमेशा सॉल्वेंट जो है या हमेशा गंदे पानी से साफ पानी दूसरे कंटेनर में जाए, दूसरे कंटेनर से साफ पानी गंदे पानी की तरफ न आए, हम ये चाहते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है? उस फिल्टर में एक मोटर बैठा रखा है। वो मोटर क्या करता है? सॉल्यूशन के ऊपर, गंदे पानी के ऊपर प्रेशर दबाता है, प्रेशर बनाता है। वो प्रेशर इस तरीके से होता है कि
सॉल्वेंट को साफ पानी से गंदे पानी की तरफ आने नहीं देगा। तो जो प्रेशर अप्लाई किया है उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया सॉल्यूशन के ऊपर लगाया है, सॉल्यूशन के ऊपर लगाया मतलब क्या, सॉल्यूशन के ऊपर फोर्स लगाया और वो फोर्स क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो करने देगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाएगा। सो दैट प्रेशर, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइप्स हैं जिसके बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। क्या टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं। देखिए, टू solutions having same osmotic pressure at given temperature are called isotonic solutions। अगर हम दो ऐसे सॉल्यूशन ले, सॉल्यूशन का मतलब हमेशा ही क्या होगा, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो, और हम उस सॉल्यूशन से क्या लेना चाहते हैं, सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं, सॉल्वेंट अलग करना चाहते हैं। तो अब यहां देखिए, हर एक सॉल्यूशन का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब यह होगा कि अगर आपने पानी में चीनी घोल रखा है तो उस पानी का अलग ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। उसी पानी में नमक घोल देंगे, दूसरे पानी में नमक घोलेंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम ऐसा माने कि दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, वो कैसा होगा, एक पानी में एक ग्लास में हमने चीनी घोला और दूसरे ग्लास में हमने लेट्स से मैंगो जूस डाल दिया। तो अब ये दो सॉल्यूशन ऐसे बने जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम निकला। सो टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। सिंपल है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, व्हेन सच सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड, ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में लाएं, देयर इज नो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। अरे सिंपल है ना भाई, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों आपने उतना ही प्रेशर लगा रखा है, तो फ्लो कहां होगा, किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड का प्रेशर बराबर है, दोनों सेम फोर्स लग रहा है। तो देयर विल नॉट बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, न सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में जाएगा, न सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में जाएगा, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका ये रिलेशन देखिए, ऐसे क्या दिया गया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेट्स से ये दो सॉल्यूशन है ना, ये दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, सेम है, π1 इक्वल टू π2। ठीक है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, π1 एंड π2। अगर π1 एंड π2 सेम है तो जो रिलेशन है MRT, पाई का जो रिलेशन है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका रिलेशन पड़ा था MRT, वेयर M इज मोलारिटी, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो अगर π1 π2 सेम है तो दोनों का जो रिलेशन आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, M1R T1 इज इक्वल टू M2R T2। तो दोनों का ये भी सेम आएगा, जो हमने रिलेशन पढ़ा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब बोल रहा है कि एट गिवन टेम्परेचर, अगर हम ये माने कि दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, एट गिवन टेम्परेचर अगर हमें मान ले दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब यहां देखिए, यहां से R R कैंसिल हो गया तो क्या बचा, M1 T1 इक्वल टू M2 T2। और अब अगर हम दोनों का टेम्परेचर भी सेम कर दें, if T1 is equal to T2, if T1 is equal to T2, then M1 equal to M2। तो इट इज नेसेसरी ऐसे सॉल्यूशन का, ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, तब इट इज नेसेसरी दैट at given temperature when T1 is equal to T2, then their molarity should also be equal। फिर से समझते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने चाहिए। अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट गिवन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों सॉल्यूशन की
मोलारिटी भी सेम होगी, दोनों सॉल्यूशन की मोलारिटी भी सेम होगी। याद रखेंगे मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि एट गिवन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए या दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम रखें या सेम टेम्परेचर पे उनका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर हो तो उन दोनों की मोलारिटी सेम ही आएगी। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है, मींस देयर विल नॉट बी फ्लो ऑफ solvent from one solution to another solution. No osmosis, no osmosis, यहां पे वर्ड क्या है, no osmosis, कोई osmosis नहीं होगा। There will not be flow of solvent or solute from one solution to another solution. Such solution is called isotonic solution. इसी तरीके से एक और टाइप का सॉल्यूशन है, that is called hypotonic solution. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कह रहे हैं, देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो। So hypotonic solution is such solution where solution 1 is having less osmotic pressure than solution 2. ठीक है, आइसोटोनिक में क्या था, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। हाइपोटोनिक में क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे सॉल्यूशन से एट गिवन टेम्परेचर, तो इनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करें। अरे सिंपल है, अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो क्या होगा, देन देयर विल बी ऑस्मोसिस, देन देयर विल बी फ्लो। किसका फ्लो होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा। सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन। कहां से कहां सॉल्वेंट मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव होगा। किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे सॉल्यूशन से। ऐसे सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तीसरे टाइप का, सो इसमें इफ सिंस देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट सेम, देन एक ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे से। एक और टाइप है हाइपरटोनिक। हाइपो मींस लेस, हाइपर मींस हाई, है ना, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन मतलब जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है, हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। So when solution 1 is having more osmotic pressure than solution 2 at a given temperature, then such solution is called hypotonic solution. ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, दोनों केस में देयर विल बी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा क्योंकि उनके बीच के ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है, और देयर मस्ट बी अ डिफरेंस, देयर मस्ट बी ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस, तभी सॉल्वेंट मूव हो सकता है। तो सॉल्वेंट कहां से जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। सो देयर विल बी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन whenever there is difference in osmotic pressure, whereas if it is isotonic solution, जहां पे दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, वहां पे there will not be any movement of solvent. So these are three types of solutions on the basis of osmotic pressure. तो इसके बेसिस पे हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे, then we'll move to next topic. चलिए न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम। ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल दिया गया है 5% वेट बाय वॉल्यूम, सुक्रोज सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केवल इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना, मतलब पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और दिया क्या गया है, दिया है सॉल्यूट का
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है और सोल्यूट का टेम्परेचर दिया हुआ है। और सोल्यूट कौन है? सुक्रोज है। सोल्यूट इज सुक्रोज, उसका परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है और टेम्परेचर दिया है और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 5% वेट बाय वॉल्यूम। 5% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? वेट, जहां पे वेट आया है वहां पे ग्राम आ गया, वॉल्यूम आया है इसलिए जो सॉल्यूशन है वो मिलीलीटर में आ गया। देखिए 5% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? 5 ग्राम सुक्रोज, सुगर नहीं है, सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। यहां से हमें क्या चीजें मिल रही है? देखिए यहां से हमें मिल रहा है मास ऑफ सुक्रोज, गिवन मास ऑफ सुक्रोज मिल रहा है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इन दोनों का यूज होने वाला है। गिवन मास ऑफ सुक्रोज से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम कैपिटल एम मोलारिटी के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो ये इस स्टेटमेंट से हमने इंफॉर्मेशन डिराइव कर ली। सो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमें यहां से मिल गया 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास हमें यूज करना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 342 कैसे आता है? C12H22O11 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C12H22O11। इसका आप मास कैलकुलेट करिए। C12 कार्बन कितना होता है? 12। कितने हैं? 12 जो 144, तो 144 प्लस H22, 22 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 144 प्लस 22 कितना हो गया? 166 प्लस C12H22O11, 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 करेंगे तो 156 कुछ है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 342। सो 342 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज और गिवन मास कितना है? 5। इससे हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा फॉर्मूला लगा? ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो इस फॉर्मूले के लिए देखिए, ये फॉर्मूला यहां से आया है, पाई इक्वल टू mRT। ये हमने डेरिवेशन देखा था। पाई क्या है? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, m इज मोलारिटी, r इज कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर। m को वी कैन राइट n अपॉन v, बिकॉज m क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में लेना है। ठीक है, तो n अपॉन v इज मोलारिटी इंटू r इंटू t। ठीक, अब यहां पे देखिए n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5/342। सो 5/342 ये टर्म क्या है? दिस इज n। ठीक, r है 0.0821, ये r की वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। t टेम्परेचर देखिए कितना दिया है? 15 डिग्री सेल्सियस दिया है। SI यूनिट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 15। 273 क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 15, सो 288 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहां पे टेम्परेचर आ गया। और वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कैसे लिया? ये जो 100 ml ऑफ सोल्यूशन जो हमने डिफाइन किया, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसको लिया, लेकिन हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना होता है। SI यूनिट के लिए लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। 10⁻³ कर देंगे तो मिलीलीटर क्या हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसलिए इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज एट ऑस्मोटिक प्रेशर, 3.4 atm इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे निकाला है? गिवन क्या है देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। वेट बाय वॉल्यूम दिया है 5%, तो इसको हम रीड करेंगे 5 ग्राम इन 100 ml। और टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 288।
और फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है उसको लगा देंगे, पाई इक्वल टू MRT, m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, इसलिए इसको लीटर में कन्वर्ट किया है। R की वैल्यू कांस्टेंट 0.0821 है और टेम्परेचर 15 प्लस 273 इज 288। सॉल्व करेंगे तो 3.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बेसिस पे। एक और न्यूमेरिकल देखिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर, है ना, कोई एक पॉलीमर है जो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन में है। तो एक्वेस सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो 1.26 ग्राम है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 2.6 × 10⁻³ atm। टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन। निकालना क्या है? निकालना है मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर निकाला है। दिया क्या गया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है और टेम्परेचर दिया है। निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो रिलेशन है पाई इक्वल टू MRT, पाई की वैल्यू दे रखी है 2.6 × 10⁻³ और क्या दिया है? और दिया है मास। तो इस मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और वॉल्यूम दिया हुआ है, R की वैल्यू पता है 0.0821 और T की वैल्यू 300 केल्विन है। अब देखिए, यहां पे मैंने पाई की वैल्यू डाल दी 2.6 × 10⁻³ N/VRT। V की वैल्यू है हमारे पास, कितना है V की वैल्यू? 200 सेंटीमीटर क्यूब। R की वैल्यू है हमारे पास 0.0821, T की वैल्यू है हमारे पास 300 केल्विन। ये N जो है इट इज अननोन। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो लेट्स से द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज X। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो है हमारे पास 1.26 ग्राम, दिस इज गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास कितना ले लिया हमने? X। तो गिवन मास 1.26 डिवाइड बाय X करेंगे, सो यहां से मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला? 1.26 बाय X। इस वैल्यू को यहां रख देंगे और बाकी सारी वैल्यूज रख लेंगे। तो क्या किया? दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर और ये हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, ये हो गया R की वैल्यू, ये हो गया T की वैल्यू अपॉन ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है लीटर में, तो इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब इसको करना क्या है? केवल सॉल्व करना है। इधर x को ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आ रही है 60,000 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पॉलीमर एडेड इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जिससे उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.6 × 10⁻³ atm रहा। सो दिस इज सॉल्यूशन। नाउ विल डिस्कस अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि आप जो वाटर फिल्टर आजकल जो आ रहा है वो आरओ बोलते हैं। 10 साल पहले तक, 5 साल 10 साल पहले तक वो केवल ऑस्मोसिस वाला आता था, है ना, ऑस्मोसिस का फिल्टर आता था। अब रिवर्स ऑस्मोसिस आ रहा है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, सो द डायरेक्शन ऑफ, so RO is reverse osmosis. What is reverse osmosis? Let's see. The direction of osmosis can be reversed. If direction of osmosis is reversed, that is, if a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution site, then
द ऑस्मोसिस गेट्स रिवर्स। नहीं आया समझ में? देखिए यहां पे हम लोग से लेट्स से दिस इज सॉल्यूशन, जो गंदा पानी है, सॉल्ट वाटर, लेट्स से गंदा पानी है, ये सॉल्यूशन है, और यहां पे हमारा केवल सॉल्वेंट आता है। तो जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहां पे एसपीएम है। एसपीएम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? गंदे पानी को साफ पानी से सेग्रीगेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अब जैसे ही इसमें टंकी से पानी आता है, लेट्स ये प्रेशर नहीं लगा है, जैसे ये टंकी से पानी आता है, पानी इधर जाने लगता है, साफ पानी, और जो गंदगी है वो एसपीएम से यहीं पे रुक जाती है। अब पानी इधर जाते जा रहा है, कब तक जाएगा? जब तक इसका जो कॉन्सेंट्रेशन, इसमें जो पानी है, सॉल्वेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, जो गंदा पानी या सॉल्ट वाटर है, इसका जो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है बराबर हो जाए, तब तक ये इधर से इधर जाएगा, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर। जैसे ही दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, या इसका कॉन्सेंट्रेशन, साफ पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया, तो इधर से पानी इधर जाने लगेगा। हम ये नहीं चाहते कि पानी इधर से इधर जाए, तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्रेशर लगाते हैं। वो फिल्टर के अंदर लगाया जाता है, प्रेशर लगता है। ये प्रेशर कितना होता है? ये प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, पाई, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, इधर से फ्रेश वाटर से वाटर इसकी तरफ नहीं जाएगा, इसकी तरफ नहीं जाएगा। सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, यहां पे और प्रेशर लगाते हैं, मतलब पाई से और ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? सॉल्वेंट को इधर नहीं आने देता, सॉल्वेंट के मूवमेंट को इधर आने नहीं देता, उसको रोकने का काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इफ ए प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक से भी ज्यादा अगर प्रेशर लगा दें यहां पे, और प्रेशर बढ़ा दें इधर पे, तो उस प्रेशर की वजह से इवन दो यहां पे सॉल्वेंट कम है इसके कंपैरिजन में, फिर भी सॉल्वेंट ही इधर मूव करेगा, सॉल्वेंट ही इधर जाएगा। सिंपल समझते हैं, सिंपल टर्म में समझते हैं। जो साफ पानी है वो इधर न जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं। पर हम चाहते हैं कि इससे और साफ पानी इधर जाए, लेकिन उसके लिए क्या हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा हो गया, तो सॉल्वेंट शुड नॉट मूव एज पर डिफ्यूजन, सॉल्वेंट शुड नॉट मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। पर हम चाहते हैं कि नहीं, साफ पानी ही इधर जाए, इवन दो यहां पे कम साफ पानी है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कैसे कर रहे हैं? हम एक्स्ट्रा प्रेशर यहां लगा रहे हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉल्वेंट इधर से इधर तो नहीं जा रहा है, पर वही यहां पे कम सॉल्वेंट, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ और जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमारे वाटर फिल्टर में ये प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप समझिए कि इस बॉटल का अगर पानी कम हो गया और हमारे बॉटल में पानी भर गया है, तब तो इधर से इधर कभी नहीं जाएगा। इवन तो हमने यहाँ पे ग्लास लगा दिया तो पानी तो इधर आएगा ही नहीं। लेकिन क्या हम ऐसा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे वर्क करता है और कम कॉन्सेंट्रेशन वाला जो पानी है वो वापस इधर और जाता है, ज्यादा से ज्यादा इधर जाता है, ये ओवरफ्लो होने लगता है और आप इसको बॉटल में या कहीं भी आप भरते रहिए। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। और समझते हैं, दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कब? जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया तो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ ही जा रहा है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। और इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है और होने जा रहा है।
सबसे बड़ा इसका जो यूज हो रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस का, दैट इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चेन्नई में, हमारे इंडिया में चेन्नई में एशिया का लार्जेस्ट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया गया है, क्योंकि चेन्नई में जो ग्राउंड वाटर है या नदी नहीं है या लिमिटेड वाटर है, बट इतने बड़े पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई करने के लिए चेन्नई की जो समुद्र का पानी है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सैलिनेशन, डीसैलिनेशन। और इजराइल वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है जहां पे डीसैलिनेशन के थ्रू वाटर को फिल्टर किया जाता है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन डीसैलिनेटेड वाटर का ही किया जाता है। डीसैलिनेशन मतलब उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उस समुद्र के जितने भी सोल्यूट हैं, चाहे वो नमक है, चाहे वो अदर मिनरल्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में, उन सब को फिल्टर आउट करके प्योर वाटर यूज किया जा रहा है। दैट इज थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपको ये समझ में है। सो नाउ टिल नाउ हमने ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला था। दूसरा डेल्टा टीबी, दैट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इंक्लिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर हम रिलेशन देखें, जैसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें, तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स। तो यहां पे आप देख रहे हो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड ना करके नंबर ऑफ मोल्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब था कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और था और सॉल्यूशन में जब गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सो दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है दैट इज Kb इंटू एम। Kb को मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, m इज मोलालिटी, m इज मोलालिटी। और मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे आप वापस देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये भी नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड कर रही है। पहला भी नंबर ऑफ मोल्स पे था, दूसरा भी नंबर ऑफ मोल्स पे, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये भी मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ये डिपेंड करता है मोलारिटी पे। और मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप इन चारों को अगर आप देखोगे तो ये चारों में चारों जो हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करती है। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो सॉल्वेंट और सोल्यूट हैं, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऐड करने के बाद जब सॉल्यूशन में जाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर ही रहेगा, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर दूध लिया, दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 लीटर सॉल्यूशन बन रहा है। अब उस 2 लीटर सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना दूध लिया उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जितने भी अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इन सभी में नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ रहे थे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ रहे थे मतलब क्या? सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट का नंबर मोल्स इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके क्या आया, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे ऑल सॉल्यूट्स आर, यहां पे ऑल सॉल्यूट्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक जितने भी आपने सॉल्यूट पढ़े, जितने भी एग्जांपल न्यूमेरिकल किए, हर जगह आप देख रहे होगे या तो शुगर मिल रहा होगा, या यूरिया मिल रहा होगा, या सुक्रोज मिल रहा होगा। कहीं भी मैंने NaCl नहीं लिया, कहीं भी इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे टूटने के बाद, NaCl, MgCl2, AlSO4, ऑल दीज आर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स को हमने अभी तक कहीं भी एग्जाम्पल में नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, अब हमें समझना है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने 4 पढ़ी हैं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, या इनमें हमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट। सॉल्ट जो ब्रेक होने के बाद अनायन और कैटायन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, ऐसे सॉल्ट्स या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सही नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहां समझिए। जैसे मैंने ये एक सॉल्ट लिया Na2CO3, तो इसके कितने मोल हैं, आप देखेंगे इसका 1 मोल है। Na2CO3 1 मोल है, दिस इज 1 मोल। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, डिसोसिएट होगा, तो यहां पे सोडियम के 2 मोल आ रहे हैं और CO3 2- का 1 मोल आ रहा है। अब अगर आप इनको कंपेयर करें तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि जो RHS है उसकी वैल्यू 3 है। मतलब जो सॉल्ट था उसका 1 मोल था, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, कैटायन और एनायंस में कन्वर्ट हुआ, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 हो गए। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से क्यों बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस अगेन सॉल्ट AlCl3, इसका 1 मोल है, इसमें 1 मोल है, इसमें 1 मोल है। मोल मतलब कितने क्वांटिटी में, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है। अगेन आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट इक्वल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, MgSO4, इसको ब्रेक करेंगे Mg2+ SO4-। यहां पे ब्रेक होने के बाद ये 2 हो गया और ब्रेक होने से पहले 1, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है। जबकि जो हमने अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, वहां पे हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम ही नहीं था। क्यों प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो सॉल्ट नहीं थे, वो कन्वर्ट नहीं होने जा रहे। पानी में घुलने के बाद वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट नहीं होंगे। वो शुगर ही रहेगा पानी में घुलने के बाद, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो वही रहने वाला है। तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे ही सॉल्ट की बात आएगी, देयर विल बी करेक्शन, देयर इज नीड टू बी करेक्टेड, क्योंकि वो जो भी हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट। क्योंकि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था, कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए था कि जब हम MgSO4 को वाटर में डालें, तो वाटर का जितना मोल है और MgSO4 का जितना मोल है वो ऐड होके सॉल्यूशन का बनना चाहिए। सो दैट इज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट ऑब्जर्व्ड जो हमें मिला, वो क्या मिला कि नंबर ऑफ मोल जो है बढ़ गया, या नंबर ऑफ मोल जो है वो कम हो गया। दिस इज ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। या तो वो पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं, जिससे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे। जब ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, तो ऊपर की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत
कैलकुलेशन देंगी, गलत रिजल्ट देंगी। तो क्या किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए 1880 में वांट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, दिस इज कॉल्ड करेक्शन फैक्टर। इसको हम करेक्शन फैक्टर कह सकते हैं। क्योंकि एरर क्या आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम यह आ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो बढ़ रहा है, पार्टिकल्स या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए जब बढ़ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, और जब कम हो रहा है तो उसको डिवाइड करना है। ऐसा कोई फैक्टर चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड करेक्शन फैक्टर और वांट हॉफ फैक्टर, नोन एज वांट हॉफ फैक्टर। टू अकाउंट, और इस वांट हॉफ फैक्टर का क्या काम है? टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कितना ज्यादा वो डिक्रीज होगा या कितना ज्यादा वो इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डिक्रीज होंगे या कितने इंक्रीज होंगे, उसको फैक्टर इन करने के लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए एक वांट ऑफ फैक्टर आया। और ये फैक्टर क्या डिफाइन करता है? ये फैक्टर कैलकुलेट करेगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कैलकुलेशन से प्रॉपर्टी आई और जो मिली, इन दोनों का रेशियो क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। फिर से देखिए, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आई क्या है? आई इज वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है? इट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद, एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, एसोसिएशन मतलब जुड़ रहा है तो इसलिए कम हो जाएंगे, और डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। इनके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इनका जो रेशियो आएगा, वो जो वैल्यू है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। इस वांट ऑफ फैक्टर को हम इंक्लूड करेंगे और अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसको चेंज करेंगे। तो आज इतना ही करते। नेक्स्ट क्लास में इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे करेक्ट किया जाए, वांट ऑफ फैक्टर को कैसे इंक्लूड किया जाए, सॉल्ट के केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। यही कॉलिगेटिव वांट ऑफ फैक्टर को आप बाकी सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने एग्जांपल लिया था यूरिया का या शुगर का, सुक्रोज, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। बट उस केस में आई की वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी। आई की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी। लेकिन जैसे हम सॉल्ट लेंगे तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी भी आ सकती है, 1 से कम भी आ सकती है। तो इस आई की वैल्यू को फैक्टर इन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे वो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, सो दैट हम सॉल्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकें। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।